नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य वनडे बैच के एग्जामों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर का 10वां सीरीज है और इसमें हम आप लोगों के लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और जिन्हें फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष की उम्र। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे ऊपर की होनी चाहिए। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और वोटिंग करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। हालांकि मूल संविधान में वोटिंग करने की न्यूनतम आयु जो थी निर्धारित की गई थी वह 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मिजोरम। तो यहाँ पर अगर प्रश्नकाल के दौरान की बात की जाए तो प्रश्नकाल के दौरान अनुच्छेद 370 का जो संबंध था वह जम्मू कश्मीर से था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था जो पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और जम्मू कश्मीर ने इस संविधान को लागू कब किया गया? साल 1957 में जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान को लागू किया। अक्टूबर 1949 की बात अगर करें तो अक्टूबर 1949 में संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को अपनाया था और 14 मई साल 1954 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा को विशेष प्रावधान अपने राज्य के नागरिकों के विशेष अधिकार को दिया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान समय में। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम साल 2019 के तहत ठीक है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद इसे जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में विभाजित किया गया, एक था जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख। इन जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में विभाजित किया गया और इसे यूटी का दर्जा यानी कि संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और यह दर्जा भी कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर साल 2019 को इसे दो अलग राज्यों को बनाकर इसे यूटी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वह प्रश्नकाल के दौरान का था। तो सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री का कार्यालय या संसद या राष्ट्रपति या नीति आयोग। तो अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात किया जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बातें की गई हैं अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल 263 में किया गया और इसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ पे होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद का अगर अध्यक्ष की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदों के गठन की। ये अंतर्राज्यीय परिषद है और क्षेत्रीय परिषदों के गठन की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान साल 1956 में किया गया था। और क्षेत्रीय परिषदें भारत में कुल कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं तो कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। और क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होते हैं वह होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी गठन साल 1956 में किया गगया था। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, इसका अध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 263 में की गई है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, राजनीतिक संस्था है, संविधिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है या गैर संवैधानिक संविधिक संस्था है। यहाँ पे तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संविधिक संस्था है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था अगस्त साल 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानात्मक निकाय है, यानी कि इसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है। तो संविधानेतर का मतलब होता है, यानी कि गैर संवैधानिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि यह संविधान के अगेंस्ट है। गैर संवैधानिक का मतलब संविधिक का मतलब होता है, गैर संविधिक का मतलब ये होता है कि यह संविधान के नियमों के अनुसार ही गठन किया गया, परंतु इसकी व्याख्या संविधान में नहीं है, तो इसे गैर संविधिक संस्था के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था, तो इसका पहला उद्देश्य था कि योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य था कि योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना। तीसरा उद्देश्य था कि सभी मुख्य क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। और चौथा था कि देश के सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। तो इन उद्देश्यों से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ पे होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व मुख्यमंत्री तथा नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं तथा आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता है। तो ये सारे फैक्ट आपके राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शीय मशीनरी स्कीम ए के तहत, यहाँ पे है कि स्कीम ए के तहत शामिल नहीं है। ऑप्शन है कि ग्रेड ए की सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक या केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड बी। तो यहाँ पे है कि संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के तहत कौन कौन शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल जो नहीं होते हैं वो होते हैं आपका कि संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक, ये सारे के सारे जो होते हैं संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के तहत शामिल नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई आंसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर इस बी को काट दिया जाए तो सही आंसर होता है आपका डी, कि यह जो होते हैं कि यह संयुक्त परामर्शी स्कीम के तहत शामिल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए कि केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कई स्तरों पर ग्रेड व अधिकारी गण तथा कर्मचारी होते हैं। लोकसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन कार्य करता है। तो अगर ये भी पूछा जाए कि लोकसभा का जो सचिवालय होगा किसके अधीन कार्य करता है, तो लोकसभा के स्पीकर के अधीन कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का आशय है। पहला कह रहा है कि जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन से, या दूसरा कह रहा है कि जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन से, तीसरा कह रहा है कि जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन से, चौथा कह रहा है कि जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन से, और पांचवा कह रहा है कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। तो यहाँ पे होता है कि जिला प्रशासन का जो आशय होता है वह होता है आपका कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में कि जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की जवाबदेही का निर्वाह किया जाता है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं विकास आदि जिला प्रशासन के परिधि में ही आते हैं। राज्य एवं केंद्रीय सरकार से मिलने वाली नीति निर्देश को जिला प्रशासन कार्यान्वित करता है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हुआ था, मतलब कि आज के समय में जो जिला प्रशासन अपना कार्यान्वयन करता है उस शासन जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखता है यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान का ही बनाया हुआ है। और जिला प्रशासन राज्य की एक ऐसी इकाई है जहाँ न केवल सरकारी नीतियों को ही कार्यान्वित किया जाता है, अपितु जिनकी नीति निर्माताओं के चयन में भी निर्णायक भूमिका इनकी रहती है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन नागरिकों तथा उनके सभी अधिकारों की रक्षा का प्रबंधन भी करता है, और ये सरकारी राजकोष के अधिकारी जिला अधिकारी के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। तो हालांकि दिया गया जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कह रहा है आपका कि वित्त आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, तो यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, तो यह बिल्कुल आपका गलत है।
तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर ये अभी आपका स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत है आगे सबके बारे में पढ़ेंगे। और अगला कह रहा है कि हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो यह भी गलत है। अब यहाँ पे जानते हैं कि पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी व्याख्या जो है आर्टिकल 280 में किया गया है, तो इस प्रकार से यह एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है कि वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन जो होता है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य में जो राजस्व होते हैं उनके बंटवारे का कार्य करना निर्धारण होता है। आगे की अगर बात किया जाए कि जो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगित हैं। वर्तमान समय में जो है वह 15वां वित्त आयोग प्रभावी है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल साल 2026 से। अप्रैल साल 2026 से जो है 16वां वित्त आयोग कार्य करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन होता है आपका ए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे होता है कि जो आपका ये कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो वित्त आयोग में जो होते हैं वह सदस्यों की संख्या 4 होती है और एक इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो सदस्य केवल पूछा है, अगर अध्यक्ष सहित पूछता तब यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही रहता, लेकिन अध्यक्ष सहित नहीं पूछा, बस सदस्यों की बात कर रहा है। तो वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कुल आपकी 4 होती है और अध्यक्ष को लेकर इसकी संख्या हो जाती है 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला भी स्टेटमेंट गलत था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, तो यह स्टेटमेंट आपका असत्य है। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान तो बिल्कुल यह सही था, ठीक है, कि अभी तक 15, लेकिन अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिसका मैंने बताया कि अरविंद पनगड़िया आपके अध्यक्ष हैं, इसके बनाए गए हैं। तो इसको हम लोग स्टैंड बाय में रख लेते हैं। और अगला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जो प्रश्नकाल के दौरान जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो गलत क्वेश्चन है वह ए है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 280 में की गई है। और यहाँ पे वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इनके अन्य सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, और केवल आपसे सदस्य पूछे तो वित्त आयोग में केवल 4 ही सदस्य होते हैं। अब आगे कहता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जो होता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, और इस सिफारिश को मानना या ना मानना सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्नकाल के दौरान 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका था, और एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग भी गठन किया जा चुका है, और अरविंद पनगड़िया जो है वह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल साल 2026 से, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल साल 2026 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नेफा है नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो नेफा का पूरा नाम जो होता है वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रिटिश राजकाल मतलब कि नेफा जो है ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश शासन से लेकर साल 1972 तक यह एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था। साल 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नाम दे दिया गया, ठीक है। नेफा को जो है क्या नाम दे दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। और साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर है,
और अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह उगते सूर्य का पर्वत होता है, उगते सूर्य का, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसे उगते हुए सूरज का पर्वत या उगते हुए सूरज का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और आपने पता है कि भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग किबिथु या वालांगू के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ पे, आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है वह ग्राम सभा है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज को साल 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे लागू किया गया था। उसके बाद साल 1977 में अशोक मेहता समिति गठन किया गया, ठीक है, यह 2 स्तरीय था, ठीक है, और बलवंत राय मेहता जो था वह त्रिस्तरीय था कि ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत, तो यह त्रिस्तरीय था। और साल 1977 में अशोक मेहता जो थे इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किस समिति ने, ठीक है, अनुमोदन किया था, तो यहाँ पे लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति आता है, ठीक है, लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति आता है। साल 1986 में इन्होंने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और जिसके कारण 73वां संविधान संशोधन होता है, और इस प्रकार से पंचायती राज को जो होता है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, और इसे भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा जाता है। और इसी के साथ साथ 11वां शेड्यूल भी जोड़ा जाता है, ठीक है, 11वां शेड्यूल भी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, और इसमें पंचायती राज की बातें की गई हैं। और पूछा जाता है आपसे कि 11वें शेड्यूल में, ठीक है, कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 11वें शेड्यूल में कुल सब्जेक्टों की संख्या जो है वह 29 है। तो यह सारे आपके फैक्ट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या स्पीकर। तो यहाँ पर भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अनुमति देना और उनकी अनुमति छीनने का जो कार्य है वह चुनाव आयोग का कार्य होता है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, और इसमें निर्वाचन यानी कि चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधी एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था है। किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चिन्ह आवंटित करना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द करना इत्यादि सभी कार्य कौन करता है, चुनाव आयोग ही करता है। अब यहाँ पे होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है, और यहाँ पे अनुच्छेद 326 भी याद रखिए, क्योंकि इसमें मतदान की न्यूनतम उम्र के बारे में बात की गई। तो मतदान की न्यूनतम उम्र मूल संविधान में कितना था, 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष को घटाकर मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर बात किया है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और भारत में जो होता है पंचायती राज के चुनाव को छोड़कर अन्य सभी जितने भी चुनाव होते हैं उनको चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग का दायित्व होता है चुनाव कराने का, केवल पंचायती राज स्तर के जो चुनाव होते हैं उसको छोड़कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, या राजस्थान और तमिलनाडु में। तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर साल 1959 को, ठीक है, साल 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया। और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान के केवल नागौर में लागू हुआ था। उसके बाद दूसरा जो राज्य था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज को अपने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का आंसर सही होता है सी,
कि पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। अब यहाँ पे होता है कि पंचायती राज बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो समिति थी वह बलवंत राय मेहता समिति थी। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन साल 1957 में किया गया था और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में व्याख्या किया था। पहला था ग्राम सभा, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। उसके बाद दूसरी समिति का गठन किया गया अशोक मेहता समिति का, और इसका गठन कब किया गया था? तो साल 1977 में किया गया था और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में सुझाव दिया था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, तो इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और इसका गठन कब किया गया था? साल 1986 में। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में पंचायती राज की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई थी, तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में मूल संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा और इसे अलग भाग का दर्जा, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के अनुशंसा पर 73वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जुड़ता है और इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और आगे क्या है कि एक और समिति है जिसका नाम है पीके थुंगन समिति, जिसका गठन किया गया था साल 1988 में, और यह जो था कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का समर्थन करते थे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या मेघालय में। तो 73वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में लागू नहीं है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब किया गया था? तो साल 1986 में किया गया था और इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन होता है और भाग 9 को जोड़ा जाता है और इसमें पंचायतों की प्रावधान किया जाता है और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो 243 से इसका आर्टिकल स्टार्ट होता है और साथ ही साथ 11वां शेड्यूल जोड़ा गया और 11वें शेड्यूल में कुल सब्जेक्टों की संख्या कितनी है? 29 है। ये भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 73वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे जो होता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मेघालय राज्य में लागू नहीं है। अब यहाँ पे होता है कि साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन भी हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 क, और एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया, शेड्यूल 12, और इसमें सब्जेक्टों की संख्या कितनी है? तो इसमें सब्जेक्टों की संख्या कुल 18 है और इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है, नगर पंचायत से है। और 73वां संविधान संशोधन का किससे संबंध है? तो पंचायती राज से है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होता है आपका डी, कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से या विधानसभा के अध्यक्ष से? तो जो भी पंचायतें हैं, ठीक है, उनको वित्तीय स्थिति की जो सिफारिश होती है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से की जाती है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहां पे होता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में राज्य वित्त आयोग के गठन की बातें की गई है। तो यह फैक्ट, जैसे कि अगर आपसे केंद्र वित्त आयोग के गठन की बातें की जाए तो 200 अनुच्छेद 280 है, लेकिन राज्यों में जो पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग की बात किया जाए तो 243 आई और 243 वाई में, ठीक है, राज्य मतलब यहाँ पे जो होता है कि इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश ही करता है कि राज्यपाल ही क्या करता है कि एक नए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्यपाल पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं के वित्तीय अनुदान का अधिकार देता है। तो इसमें 243 आई पंचायती राज से संबंधित है और 243 वाई जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भारत में जो दलीय है कि यहाँ पे जैसे कि जो चुनाव होते हैं तो कितने दल चुनाव लड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें ठीक है हर एक पार्टियां और वह भी व्यक्ति जिसका कोई भी दल नहीं था वह भी चुनाव लड़ सकता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में जो है वह बहुदलीय चुनाव की व्यवस्था है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे अमेरिका जैसा जो देश है, अमेरिका में जो है वह द्विदलीय है। अमेरिका में
द्विदलीय चुनाव की व्यवस्था है। चीन में अगर बात किया जाए तो चीन में जो है एक दलीय चुनाव की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में भी क्या है, बहुदलीय है। तो भारत के साथ साथ स्विट्जरलैंड जो है वहां पर भी बहुदलीय चुनाव की व्यवस्था है। तो इस सारे फैक्ट को याद रखिएगा। तो दोस्तों यह भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्नोत्तर से संबंधित 10वां क्लास था, जिसमें हम आप लोगों के लिए कराए 15 क्वेश्चन जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।